नमस्कार बच्चों, आज क्लास 12 हिंदी जो सहायक पुस्तक विधान है उसका तीसरा चैप्टर जो है जिसका नाम है अतीत में दबे पांव, जिसको लिखा हुआ है ओम थानवी जी ने। इसका पहला पार्ट आज आप सभी के सामने व्यक्त कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है। जो ये अतीत में दबे पांव ओम थानवी का एक चर्चित यात्रा वृतांत है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की यात्रा में गए, क्या उन्हें अनुभव हुए, उस यात्रा वृतांत को शोधपरक लेख लिखते हुए उन्होंने इस पाठ को लिखा हुआ है। जो ओम थानवी थे एक कुशल पत्रकार, साहित्यकार, वास्तुविद होने के साथ साथ एक पुरातत्वविद भी हैं, यानी कि पुराने इतिहास के जानकार भी हैं, पुरानी सामग्रियों के बारे में जानकारी करने वाले भी हैं। इस वृतांत में उन्होंने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु घाटी की सभ्यता का जीवंत वर्णन किया हुआ है। लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है इस पाठ में कि भले ही सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन थी, फिर भी एक साधन संपन्न और एक अनुशासित सभ्यता थी उस समय की। लेखक ने यह स्वयं अनुभव किया है अपनी यात्रा के द्वारा, स्वयं, ऐसा नहीं कि किसी के द्वारा सुना हो, उन्होंने स्वयं देखा, परखा, समझा, उसका अनुभव किया है। आज की सभ्यता, नगर व्यवस्था भी कमोबेश सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रेरित है। कई चीजें आज की सभ्यता ने भी सिंधु घाटी सभ्यता से सीखी हुई है। तो आप ध्यान से सुनिए। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं आज के समय में। कौन कौन? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, जब खुदाई की गई काफी शहर मिले, और भी शहर, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। ताम्रकाल के जितने शहर प्राप्त हुए उनमें सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई अधिकांशतः यहीं पर की गई है। बड़ी तादाद में इमारतें मिली। खुदाई में पता किया लोग बागों ने तो बड़ी तादाद में इमारतों की जानकारी मिली। सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे माने यानी कि बर्तन मिले, मोहरें, साजो सामान, सजावट की सामग्रियां, खिलौने आदि बहुत सारी चीजें खुदाई में प्राप्त हुई हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ है कि वास्तव में पहले की सभ्यता भी कैसी थी, सभ्य थी। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा से कि ज्यादातर साक्ष्य हड़प्पा में भी देखा गया, तो ज्यादातर साक्ष्य वहां पर रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। काफी चीजें मिट गई जब रेल लाइन बिछाई गई। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है, ध्यान से सुनिए, जो मोहनजोदड़ो है उसके बारे में अधिकांशतः लोगों की धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। अपने दौर में, अपने समय में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी रहा होगा मोहनजोदड़ो। माना जाता है कि यह शहर यानी कि मोहनजोदड़ो का शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैलाव था उसका। और उस समय आबादी कोई रही होगी 85,000। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता। 5,000 साल पहले आबादी लगभग 85,000 जो आजकल के महानगर हैं उनको भी, उनकी परिभाषा को भी लांघता महसूस होता है कि वास्तव में पहले कैसे कैसे शहर थे। अच्छा, आगे दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मैदानी सभ्यता थी, मैदानी सभ्यता थी। लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीले बनाए गए थे, उस पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे कि स्वतः बन गए हों। इन टीलों को कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठा करके बनाया गया था। क्यों? इसलिए बनाया था ऊंचा उठा करके उस शहर को, ताकि सिंधु का पानी, सिंधु पास में सिंधु नदी बहा करती थी, तो उसका पानी बाहर पसर आए तो हम उससे बच सकें, यानी सिंधु नदी में कभी बाढ़ आ जाए तो उसके पानी से हम बच सकें, इसलिए उसको ऊंचाई में बसा गया था। कई लोग मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहते हैं, मुर्दों का टीला। अच्छा, मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आज भी आप चले जाएं अगर वहां घूमने के लिए तो घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान, भले ही जो चीजें मिली खुदाई में, भले ही वो अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे हों, लेकिन शहर, पहले का शहर जहां था अब भी वही है। शहर थोड़ी कोई उठा करके ले जाएगा।
आप इसकी किसी भी दीवार पर, अभी टूटी फूटी दीवार कई दिखाई देती हैं, किसी भी दीवार पर वहां जाकर के आप पीठ टिका करके हम बैठकर कुछ सुस्ता सकते हैं, थकान दूर कर सकते हैं। वह एक खंडहर ही क्यों ना हो, किसी घर की देहरी पर पांव रख करके आप सहसा सहम सकते हैं। टूटे फूटे घर वहां पर हैं अभी आज के समय में भी, तो किसी घर की दीवार को हम रांगे तो सहम सकते हैं इंसान कि भाई हम किसके घर में आ रहे हैं। ये किसी समय में किसी दूसरे का घर रहा होगा। किसी भी रसोई घर में वहां चले जाएं जो टूटा फूटा दिखाई दे रहा हो, तो रसोई की खिड़की पर खड़े होकर के उसकी गंध महसूस हम कर सकते हैं आज के समय में भी, कि यहाँ पर भी पहले स्त्रियां रह करके रसोई कुछ बनाया करती होंगी। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान लगा करके हम सुने, किसी भी रास्ते पर वहां पर, तो पता चलता है कि बैलगाड़ी की रुनझुन हम सुन सकते हैं कि कभी न कभी इन रास्तों पर भी बैलगाड़ियां घूमती रही होंगी, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। जो मोहनजोदड़ो का चित्र बनाते हैं लोग बाग, तो वहां ये चीजें दिखाई जाती हैं चित्र में, तो उन चीजों का अनुभव वहां पर हम साक्षात अगर चले जाएं तो अनुभव कर सकते हैं कि इन रास्तों पर गाड़ियां चली होंगी, यहाँ पर कोई रसोई बनाता होगा, यहाँ पर कोई रहता होगा, ये अनुभव कर सकते हैं। सच है, यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, ना उसकी छत पर पहुंचाती हैं, सब कुछ गिर गया है, ढह गया है। वे आकाश की तरफ अधूरी है। कुछ 2-3 पायदान कहीं कहीं किसी छत पर बने हुए हैं सीढ़ियों के छत जाने के लिए, लेकिन छत नहीं है, सिर्फ पायदान बने हुए हैं, तो अधूरी है। लेकिन उस पायदाने पर अगर हम खड़े हो जाएं, सीढ़ी के पायदान पर, तो अनुभव कर सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, दुनिया की छत पर हम खड़े हुए हैं। वहां से आप इतिहास को ही नहीं, उसके पार भी झांक रहे हैं। अच्छा, सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। ओम थानवी जी जब गए घूमने तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ऊंचा सा चबूतरा है, उस पर एक बौद्ध स्तूप बना हुआ है। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक आज के समय में बिल्कुल जीर्ण शीर्ण टीला बन गया है। टीले पर बना हुआ था वो बौद्ध स्तूप। कैसा था वो बौद्ध स्तूप? जब ओम थानवी जी ने देखा, कोई 25 फुट ऊंचा चबूतरा, 25 फुट ऊंचा तो चबूतरा ही था। उस चबूतरे पर 26 सदी पहले बने ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया होगा पहले के कारीगरों ने। उस ऊंचे टीले पर, चबूतरे पर एक बनाई मीनार टाइप की, यानी कि स्तूप सा बना दिया, आकार दिया स्तूप का। चबूतरे पर जब ओम थानवी जी गए तो देखा कि चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे बने हुए। भिक्षु मतलब भगवान बुद्ध को मानने वाले, उनके अनुयायी के कमरे बने हुए हैं। अच्छा, 1922 की बात करते हैं ओम थानवी जी, जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए हुए थे, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। ये भी इतिहासकार थे, पुरातत्वविद, पुरातत्व के जानकार। जब वो गए उसकी खोजबीन करने के लिए, तो इसी स्तूप की खोजबीन वो करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द उन्होंने खुदाई भी शुरू करवाई कि स्तूप के आसपास का हम माहौल देखें, कैसा क्या रहा होगा पहले। लेकिन उन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान है। जब उन्होंने खुदाई कराई तो कुछ ईसा पूर्व, ईसाई के पहले के भी कुछ साक्ष्य वहां पर प्रमाण उनको मिले। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर फिर खुदाई वहां पर कराई गई और व्यापक अभियान शुरू हुआ खुदाई का। धीरे धीरे यह खोज विशेषज्ञों को, जब खोज लगातार होती रही, तो सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई कि वास्तव में पहले सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित थी। इस खोज ने भारत को, जब यहाँ पर लगातार खोज होती रही, तो इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, जो इस समय इराक में है, की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा कर दिया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार भी मिल गया। अच्छा, तो उसका उन्होंने जानकारी प्राप्त की। चबूतरे के पास घूमते रहे ओम थानवी जी। इसके आगे और बढ़े, पर्यटक बंगले से एक उन्हें दिखाई दिया, एक बंगला टाइप का, जो वहां पर्यटक बंगला कभी रहा होगा। तो पर्यटक बंगले के पास जब वो पहुंचे तो एक सर्पिल पगडंडी पार करके, सर्पिल जैसे सांप चलता है ऐसे पगडंडी गई थी, पैरों से चलने वाली रास्ता। तो उस पगडंडी को पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर आए हुए थे, इसी स्तूप पर पहुंचे थे। पर्यटक बंगले को पार करके सर्पिल पगडंडी से चलते हुए स्तूप के पास आए थे और पहली ही झलक ने हमें आपलक कर दिया। पहली ही बार जब वहां देखा तो हमारी पलक देखती ही रह गई आंखें एकटक। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। उस स्तूप को नागर भारत यानी चतुर भारत का, समृद्ध भारत का पुराना लैंडस्केप भी कहते हैं लोग। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है, न धरती बदली है,
आज के समय में पहले जैसा ही आकाश है, वही धरती है, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है, यानी हजारों साल पहले के वहां अनुभव हम कर सकते हैं। इसे देखकर सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, पहले के वर्णन, पहले के हाल को समझ सकते हैं। भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना ही पढ़ सुन रखा हो, अच्छा किसी भी क्षेत्र के बारे में तुमने किताबों में पढ़ लिया हो, किसी से आपने सुन लिया हो, तस्वीरें भी देख ली हो, वृत्त चित्र भी देख लिए हो, देखना अपनी आंख से ही देखना, और जब उसको साक्षात देखने का मौका मिले तो यह है असली देखना। बाकी सब तो आंख का झपकना है कि हाँ अंदाजा है, ऐसा रहा होगा, वैसा उन्होंने बताया था, हमने समझ लिया बस। लेकिन जब आंख से देखते हैं तब उस चीज का सही अनुभव हो पाता है। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, यात्रा हमें करना है तो अपने पैरों से चले तो उसका महत्व कुछ अलग है, बाकी सब तो कदम ताल है। यात्रा कर रहे, बस से चले गए, ट्रक से चले गए, अपनी गाड़ियों से चले गए। तो जब ये लेखक उस मोहनजोदड़ो तरफ घूमने के लिए गए, उस समय मौसम जाड़े का था, सर्दी का मौसम था। दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी, दोपहर का समय था, धूप खूब तेज निकली हुई थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश कर रही हो। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। उन्होंने अनुमान किया जिस इलाके में हम घूम रहे हैं ये राजस्थान से काफी मिलता जुलता है। यहाँ पर राजस्थान की तरह रेत के टीले तो नहीं है, खैर खेतों का हरापन यहाँ है, खेतों में थोड़ी थोड़ी हरापन यहाँ दिखाई देता है जमीन में, मगर बाकी वही खुला आसमान। अब कोई रहता भी नहीं है, खुला आसमान है, खुला परिवेश है जैसा राजस्थान में है। धूल उड़ती रहती है, बबूल भी लगे हुए हैं, ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी भी इस इलाके में पड़ती है। जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने ऐसा सब अनुभव किया, मगर यहाँ की धूप का मिजाज कुछ जुदा है, यानी अलग है। राजस्थान से काफी मिलता जुलता है कई चीजों में, लेकिन जब यहाँ देखा तो यहाँ की धूप और राजस्थान की धूप में थोड़ा अंतर है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, अच्छा, और सिंधु की धूप ये चौंधियाती है, आंखों में चमक पैदा करने वाली। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे अगर ना घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा कि जैसे दृश्यों के रंग उड़ गए हो, इतनी चकाचौंध वहां पर उस धूप में प्रकट होती है। पर इससे एक फायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती, दोबारा हमें उस चीज को देखना पड़ा, इतनी चकाचौंध थी उस रोशनी में। इस तरह बार बार निहारें तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते, जब बार बार उस चीज को देखें तो अंदर तक वो दृश्य उतर जाते हैं, मानो तस्वीर देखकर उसकी याद ताजा करने की कभी हमें जरूरत ना पड़े। तो स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से पर एक सिरे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के एक खास हिस्से पर वो चबूतरा है, स्तूप जिसमें बना हुआ है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान, जो पुरातत्व के जानकार लोग हैं, उस हिस्सों के, उस चबूतरे वाले हिस्से को गढ़ कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का ये गढ़ है, किला है। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अव्यवस्थित होते थे, चाहे वह राजसत्ता हो या धर्म सत्ता, अव्यवस्थित कुछ रहते थे। लेकिन गढ़ के कुछ दूर बसे होते थे, गढ़ के कुछ दूर भी बसे होते थे वो सत्ता केंद्र। क्या यह रास्ता भी दुनिया का मोहनजोदड़ो ने दिखाया कि ऐसा रास्ता यहाँ पर बनवाया जाए? सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। वहां पर जब उन्होंने देखा ओम थानवी जी ने, तो ये पता चला कि अहम जो मुख्य थे, अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे जितने खंडहर दिखाई दिए, यानी पश्चिम दिशा में है चबूतरे की। इसमें अंदाज लगाया कि जो ये खंडहर दिखाई दे रहे हैं, इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार रहे होंगे। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है, एक महाकुंड भी वहां था। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा रह सका है, कि अभी ज्यों का त्यों बना हुआ, ज्यादा उसमें बिगाड़ने हुआ है, वो है महाकुंड। बाकी इमारतें काफी हद तक उजड़ गई हैं कि कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से उनके उपयोग का बस अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी चीजें रही होंगी। क्या नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है? नियोजन, व्यवस्थित तरीके से नगर को बसाना, इसकी अनूठी मिसाल है क्या मोहनजोदड़ो? इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे के नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इमारतें भले ही वहां की खंडहर हो चुकी हैं, खंडहर में बदल चुकी हैं, लेकिन जो शहर की सड़कें हैं
गलियां हैं, उनका विस्तार अगर आप देखें तो स्पष्ट करने के लिए हमें खंडहर ही काफी है कि पहले कैसे शहर बसे होंगे। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या अधिकांशतः सड़कें या फिर आड़ी हैं। आज वास्तुकार इस प्रकार की सड़क को यानी सीधी और आड़ी इस प्रकार के सड़कों को आजकल के वास्तुकार क्या कहते हैं, ग्रिड प्लान। ये सड़कें ग्रिड प्लान के अनुसार बनाई गई हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, जो आजकल नई नई कॉलोनियां बनाई जाती हैं आज के समय में। तो यहाँ इस तरीके का यानी ग्रिड प्लान मिलता है सड़कें निर्माण करने में, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है आजकल की कॉलोनियों में। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है, अराजकता मिलती है आज के समय में। ब्रासीलिया या चंडीगढ़, इस्लामाबाद, ये भी ग्रिड शैली के ही शहर हैं, ग्रिड शैली में ही बसाए गए हैं ये शहर जिनके नाम लिए, जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं। लेकिन उनकी बसावट कैसे बसे थे वो शहर के खुद विकसने यानी कि विकसित होने का कितना अवकाश छोड़ते हैं, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। जो स्तूप वाले चबूतरे पर ओम थानवी जी पहुंचे, चबूतरे के पीछे अभी बताया कि जैसे गढ़ मानते थे कि गढ़ रहा होगा ये क्षेत्र, और ठीक सामने जब सामने की ओर देखा तो उच्च वर्ग की बस्ती का अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग, बड़े बड़े लोग रहते होंगे, उनकी बस्ती रही होगी। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी बहती है, सिंधु बहती है। पूरब की इस बस्ती से यानी कि पूरब जो उच्च वर्ग की बस्ती थी, उस बस्ती से दक्षिण की तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो पूरा होते हुए पीछे तक घूम हम सकते हैं। यो तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे, कहीं भी मोहनजोदड़ो के स्थान पर घूमे कोई ना कोई खंडहर मिल ही जाएंगे। लेकिन दक्षिण दिशा में अगर जाएं, दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है, तो अंदाज वहां पर लगाया जा सकता है उन घरों को देख करके कि वह कामगारों की बस्ती रही होगी, काम करने वाले श्रमिक वर्ग वहां पर रहते रहे होंगे। कहा जा सकता है इतर वर्ग यानी कि श्रमिक वर्ग वहां पर रहते होंगे। संपन्न समाज में भी वर्ग भी होंगे, अच्छा संपन्न समाज में भी वर्ग होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था। कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूती सामग्री के नहीं रहे होंगे, यानी कि बड़े आदमी वो भी रहे होंगे, क्योंकि निम्न वर्ग के लोग इतने मजबूत घर नहीं बनवा सकते जो 5000 साल तक टिक जाए। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी, जो कमजोर पैसे से कम जो व्यक्ति रहे होंगे, गरीब लोग होंगे, उनकी बस्तियां दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है। अभी तक 100 साल में 1/3 हिस्से की ही खुदाई, और अब खुदाई बंद हो चुकी है। तो जब ओम थानवी जी वहां पर पर्यटन कर रहे थे तो क्या कहते हैं कि हम पहले स्तूप के टीले से उसी महाकुंड की तरफ, जो आज भी प्रमाणित है, महाकुंड के बिहार की दिशा में उतरे, महाकुंड की तरफ हम घूम आए। तो दाईं तरफ जब हम गए तो एक लंबी गली दिखाई दी, उस लंबी गली के आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देवमार्ग रख दिया है। जिस तरफ को महाकुंड की रास्ता गई है, उस गली का नाम वहां के लोगों ने रख दिया था क्या, देवमार्ग, यानी कि डिविनिटी स्ट्रीट, देवमार्ग उस रास्ते का नाम। वहां के लोग पहले ऐसे मानते रहे होंगे कि माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था, सामूहिक स्नान किया करते थे उस कुंड में लोग बाग। अब कुंड कैसा था? वो कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा वो कुंड था, जिसको महाकुंड कहते थे। और उस कुंड की गहराई थी 7 फुट गहरा था। कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती हैं, उत्तर की साइड से और दक्षिण की साइड से सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। इसके 3 तरफ, कुंड के 3 तरफ 3 साइड में साधुओं के कक्ष बने हुए, थोड़े थोड़े से कोठार बने हुए कक्ष। अंदाजा लगा कि यहाँ कुंड है, अनुष्ठान होते रहे होंगे, तो यहाँ पर साधु लोग निवास करते होंगे। उत्तर में 2-5 में 8 स्नानगार है, वहां स्नानगार भी बनाए गए हैं। इनमें किसी का एक विशेष तरीके से वो स्नानगार बनाए गए हैं। सुनिए कैसे, किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। वहां जो स्नानगार बनाए गए, किसी दूसरे का द्वार सामने, एक दूसरे के सामने किसी का दरवाजा नहीं खुलता है। सिद्ध वास्तुकला का भी ये एक नमूना है। ये स्नानगार भी एक दूसरे के बिल्कुल सामने, उनके दरवाजे ना खुले, इस तरीके से वहां निर्माण किए गए।
अच्छा, और देखिए, जो कुंड हम देख रहे थे महाकुंड, इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है कि पक्की ईंटों से उसको निर्मित किया गया था। कुंड ऐसा क्यों किया गया था, पक्की ईंटें क्यों लगाई गई थी? कुंड का पानी रिस ना सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आ पाए। इसके लिए कुंड के तल में, उसकी तलहटी में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का भी इस्तेमाल किया गया। ईंटों को ईंटों से जोड़ने के लिए गारे का भी इस्तेमाल किया गया। पार्श्व की दीवारों के सहारे दूसरी दीवार खड़ी की गई। एक दूसरे की दीवार के सहारे दीवारों का निर्माण हुआ, जिसमें सफेद डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं भी बना हुआ है वहां कुंड के बगल में। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है, दोहरे घेरे वाला, दोहरा कुआं है, दोहरे घेरे बने हुए उस कुएं में। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना जाता है कि इस कुएं का पानी भी किसी अनुष्ठान के पूजा पाठ के लिए उपयोग में आता होगा। कुंड से पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां भी पतली पतली बनी हुई हैं कुंड के और उसके कुएं के चारों तरफ। इसकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी हुई है, वहां की नालियां भी पक्की ईंटों से बनाई गई। और एक और विशेषता, जो नालियां बनी हुई है वो भी ईंटों से बनी हुई और ईंटों से ही ढकी कि गंदगी न फैले, कोई भी कीट पतंगे पनप न सके उसमें। पक्की और आकार में समृद्ध धूसर ईंट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी जाती है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी कि वहां पर मोहनजोदड़ो के साइड में ढकी हुई नालियां रहती थी, इसका उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर के कहते हैं। पानी निकासी की ऐसी सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में कहीं किसी भी शहर में नहीं मिला, जो भी खुदाई में मिले। चलिए, तो महाकुंड का पूरा दर्शन कर लिया ओम थानवी जी ने। इसके बाद महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की, गढ़ के चारों तरफ घूमे। कुंड के दूसरी तरफ जब गए तो विशाल कोठार हैं, विशाल कोठार बने हुए हैं करके। अब वहां बड़े बड़े कोठार बने हुए, तो हमने अंदाजा लगाया कि ये बड़े बड़े कोठार किस चीज के रहे होंगे। तो ये अंदाजा लगाया कि कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता होगा। लोग बागों से कर टैक्स लेते होंगे वहां के लोग, और जो अनाज टैक्स के रूप में आया इन कोठार में उसको जमा कर दिया जाता होगा, रख दिया जाता होगा। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर कि हवादार कमरे हैं वो कोठार हवादार हैं, इनको देख करके ऐसा कयास लगाया जा सकता है कि यह 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है बैलगाड़ियों का, जिनसे प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ से बैलगाड़ियां आती रही होंगी, ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा, यानी कि बैलगाड़ी मार्ग भी है। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है, संसार इसको जान गया है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उत्तम खेती भी होती थी, उत्तम प्रकार की खेती भी लोग करते थे। वर्षों यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे। काफी समय पहले तक ये मानते थे लोग बाग, उनका सिर्फ आयात करते थे, खरीदारी करते थे। लेकिन जब नई खोज हुई, नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित कर दिया। नहीं, वो कहीं से आयात नहीं करते थे, यहाँ खुद फसल उपजाते थे लोग बाग। बल्कि कुछ विद्वान मानते हैं कि मूलतः जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो खेतीहर ही थे, खेती पर ही निर्भर, और पशुपालक सभ्यता थी, जानवरों का पालन पोषण भी करते थे। लोहा शुरू में नहीं था, सुनिए, लोहा शुरू में नहीं था जब लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। तो पहले जब लोहा की खोज नहीं हो पाई थी तो पत्थर और तांबे की बहुत आयत थी समाज में। पत्थर और तांबा अधिक मात्रा में। पत्थर सिंधु में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, तांबे के और पत्थर के। जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। सुमेर में एक इतिहासकार और हुए हैं जिनका नाम है इरफान हबीब। उनके मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल अधिकतर उपजाते थे। रबी की फसल जैसे कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने की उपज के पुख्ता सबूत भी खुदाई में मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया कि रबी की फसल ज्यादा उपजाते थे। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। अब क्यों समाप्त हो गई वो सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हो गई? जब फसल होती थी धीरे धीरे सूखा की स्थिति आ गई होगी और सूखे में वो स्थिति बदल गई। विद्वानों का मानना यह भी है कि यहाँ पर ज्वार, बाजरा, रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे, अंगूर भी उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की भी खेती लोग बाग करते थे। कपास को छोड़ करके बाकी सबके बीज यहाँ पर मिले हैं साक्ष्य के रूप में खुदाई में, और उन्हें परखा भी जांचा भी गया कि ये किस चीज के बीज है।
कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा जरूर मिला है खुदाई में, सूती कपड़ा, इसलिए कपास भी पैदा होता रहा होगा। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूने में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो खुदाई में मिला 3000 ईसा पूर्व का कपड़ा उसको माना गया, जो जॉर्डन में मिला, जॉर्डन किस्म का। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी, रंगाई भी हुआ करती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना जुदाई में, वो खुदाई जब हुई वहां पर, तो कारखाना रंगाई का एक मिला है, माधो स्वरूप वत्स को एक रंगाई का कारखाना भी मिला हुआ है वहां पर। लिनन और ऊन कहते हैं जिसको, यानी कि छालटी, यहाँ सुमेर से आयात होते थे ये चीजें। शायद सूत उनको निर्यात होता था, सूत निर्यात होता था। जैसा कि बाद में सिंधु से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेख में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। देखो, मेसोपोटामिया में मोहनजोदड़ो को एक शब्द और दिया गया, मेलुहा, ठीक है ना। तो ये चीज आपने जानकारी की। अब महाकुंड के उत्तर पूर्व में, महाकुंड के उत्तर पूर्व के जो बीच में दिशा थी, वहां एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष दिखाई दिए। इसके बीचों बीच खुला बड़ा सा दालान था उस इमारत के, 3 तरफ उस इमारत के बरामदे बने हुए थे। इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे, ऐसा अंदाज लगाया। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान में ज्ञानशालाएं सटी होती थी, जहां पर शिक्षा दीक्षा दिया जाती थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जा सकता है, जहां पर शिक्षा दी जाती थी, लोग बागों को धर्म अनुष्ठान के बारे में ज्ञान दिया जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं लोग कि यहाँ ऐसे कार्य होते रहे होंगे उन ज्ञानशालाओं में। दक्षिण में एक और भव्य इमारत बनी हुई है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है, 20 खंभे जिसमें लगे हुए हैं। अंदाजा लगाते थे कि एक बड़ा हॉल पहले यहाँ रहा होगा। तो अनुमान है कि यह क्या रहा होगा उस समय, राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा, जहां काफी लोग इकट्ठे होकर के कोई कार्य कर सके। गढ़ की 4 दीवारी लांघ करके, चलो गढ़ का हमने पूरे एरिया का दर्शन कर लिया, अब उसको लांघ करके हम बस्तियों की तरफ बढ़े। कौन, थानवी जी बस्ती की तरफ गए। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी थी, जो बस्तियां वहां की थी, गढ़ काफी ऊंचे टीले पर था, ये छोटे छोटे टीलों पर बस्तियां बनी हुई थी, इसलिए इन्हें नीचा नगर कह करके भी पुकारा जाता था। नीचा नगर यानी गढ़ सबसे ऊपर था, इसको नीचा नगर कहते थे, जो बस्तियां छोटे नीचे नीचे टीले पर बसी हुई थी। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है और भी छोटे हो गए, कहीं कहीं वे फिर जमीन से आ मिले हैं, इतने छोटे खुदाई कर दिए गए कि बिल्कुल जमीन से मिल गए। और बस्ती के कुएं लगते हैं, नीचे तक खोदते गए, कुआं जैसे लगने लगे, जैसे मीनार की शक्ल में धरती छोड़ करके बाहर निकल आए हो, मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हो, ऐसे लगते हैं वो आजकल टीले। पूरब की बस्ती जब हमने देखी तो अच्छे मकान थे वहां पर, तो लगता था कि ये रईसों की, धनाढ्यों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां, आज के समय में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं, गरीब लोगों का निवास वहां पर होता है। लेकिन मोहनजोदड़ो इसका उलट था, पूरब में वहां पर धनाढ्य लोग रहते थे, यानी बड़े घर वहां पर थे, चौड़ी सड़कें थी, ज्यादा कुएं थे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों की खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं के संक्षिप्त नाम दे दिए गए हैं। अच्छा, जिस इतिहासवेत्ता ने, पुरातत्ववेत्ता ने वहां खुदाई कराई, उसने अपने नाम पर उस स्थान का नाम दे दिया। जैसे D.K. हल्का दीक्षित, काशीनाथ की खुदाई, जिस स्थान पर खुदाई कराई वहां उनका नाम दे दिया गया। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। D.K. क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क, जिसको फर्स्ट स्ट्रीट कहते थे, यहीं पर है। बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो, पूरे शहर तक ये सड़क जाती हो। अब यह आधा मील ही बची हुई है, वहां से सड़क समाप्त हो गई है। इसकी चौड़ाई लगभग 33 फुट थी, जो मुख्य सड़क प्राप्त हुई हमें। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 3 प्रकार के वाहन की, इस प्रकार के वाहन भी यहाँ रहते रहे होंगे, उनके भी साक्ष्य मिले हैं। इसमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी, चौड़ी बैलगाड़ी, काफी चौड़ी बैलगाड़ी पहले बनाते होंगे लोग। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सके, यानी कि इतनी चौड़ी सड़कें थी, कम से कम 2 गाड़ियां आसानी से आ जा सकती थी। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है आज के समय में, यानी कोई घर
सड़क पर नहीं खुलता है, सड़क तरफ पीठ खुलती है। इस तरीके से निर्माण था कि सड़क तरफ उनके दरवाजे नहीं खुलते, मकानों की पीठ सड़क की तरफ, उनके दरवाजे अंदर की गलियों में खुलते थे। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में, आज भी चंडीगढ़ चले जाएं तो ठीक इसी तरह की शैली का निर्माण किया गया है। 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की थी इस शैली का चंडीगढ़ में। वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। चंडीगढ़ में आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर यानी कि गलियों में, गलियारों में घुसना पड़ेगा, दाखिल होना पड़ेगा, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बूजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली थी कि सड़क पर हम इस तरीके के घर बनवाएं? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती रहती है। अच्छा, तो इस तरीका से अभी आपने मोहनजोदड़ो के बारे में काफी कुछ सुना कि कैसे वहां पर निर्माण था, कैसे क्या साक्ष्य मिले। अब इसके आगे इसका दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में डालेंगे। अभी इस पार्ट को आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।